हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 9 जुलाई 2024 के 3 प्रमुख समाचारों को देखते हैं, जिसमें से पहला है कल एक लेख आया था, एक आर्टिकल लिखा था विश्व बैंक ने कि कैसे जो है रूस प्रतिबंधों के बाद, पश्चिमी देश अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा व्यापक प्रतिबंध लगने के बावजूद भी रूस कैसे उच्च मध्यम आय वर्ग से अपने उच्च आय वर्ग, यानी आप कह सकते हो जिसे विकसित देश कहा जाता है विश्व बैंक की अवधारणा में, उसमें पहुंच गया है। तो ये अपने आप में यानी पिछले 2.5 सालों से रूस युद्धग्रस्त है और उस पर भय भी प्रतिबंध लगा है। लेकिन रूस का ये कहना, तो देखिए, पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस के उच्च आय वाला देश बनने की कहानी। रूस उच्च आय वाला देश था, लेकिन 2014 से इस लीग से बाहर हट गया था, ठीक है। लेकिन पुनः वो शामिल हो गया है, तो उसको समझेंगे कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है ऐसा। दूसरा है संज्ञानात्मक परीक्षण या कॉग्निटिव टेस्ट। ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और न्यूरोसाइकोलॉजिकल, जो डॉक्टर्स करते हैं डिमेंशिया या सूडो डिमेंशिया या याददाश्त आदि को चेक करने को लेके। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये मांग की जा रही है, जो बिडेन, जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके समर्थक और उनके विरोधी, यहाँ तक कि ट्रंप ने भी कहा है कि इनका कॉग्निटिव टेस्ट कराया जाए, और इसलिए थोड़ा चर्चा में है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो बिडेन ने उनको खारिज कर दिया है, तो वो अलग बात है। तीसरा है, आरबीआई ने एक अभी डेटा रिपोर्ट प्रकाशित की है पूरे अर्थव्यवस्था को लेकर। उसमें पिछले वित्तीय वर्ष, यानी जो 31 मार्च 2024 को जो वित्तीय वर्ष बीता है, उसमें बताया गया है कि जो रोजगार की स्थिति है वो पिछले साल की अपेक्षा 6% रोजगार बढ़ा है, और ये पिछले साल 4 करोड़ से ज़्यादा रोजगार जनरेट हुआ है, और ये लगभग 64 करोड़ लोग रोजगार की स्थिति में हैं। ये एक अच्छी स्थिति है। हालांकि जो विपक्षी दल थे, या चुनाव में जो मुद्दा है, या कुछ निजी क्षेत्र के, जैसे अभी सिटी बैंक ने भी ये प्रकाशित किया है कि भारत में रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ठीक है, उनकी जो स्थिति है, हम जो आरबीआई की डेटा है या सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पीरियाडिक लेबर फोर्स जो किया जाता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि ये देखिए रूस का मॉस्को शहर कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस उच्च आय वाला देश में कैसे शामिल हो गया है। देखिए, उच्च आय वाला देश को लेकर एक अवधारणा है, जैसे भारत भी कह रहा है कि हम 2047 तक विकसित देश बन जाएंगे जब हम आज़ादी के 100 साल बनाएंगे। ऐसा भारत ने अपना अमृतकाल के लिए प्रण लिया है। क्या होता है कि जो विश्व बैंक है पूरे दुनिया को उसके प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पे उसको क्लासिफिकेशन करता है 4 में: निम्न आय वर्ग, मध्य आय वर्ग, उच्च मध्य आय वर्ग और उच्च आय वर्ग। उसकी कुछ अवधारणा है, जैसे वो समय के साथ साथ बदलती रहती है। जो 2024-25 के लिए है वो एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, 1100 से डॉलर से नीचे के जो है 1100 या 1500 डॉलर से प्रति व्यक्ति डॉलर से नीचे के निम्न आय वाले होंगे, और वहाँ से लेके 4500 तक उच्च निम्न मध्य वर्ग हैं। 4500 से लेके जो है 14,005 डॉलर तक उच्च मध्य वर्ग है, और 14,005 डॉलर से ऊपर के उच्च आय वाले देश हैं। तो रूस भी उसमें शामिल हो गया है। और आइए देखते हैं कि ये शामिल हुआ है, 3 देश शामिल हुए। रूस है, एक बयालू है, कोई और देश है, और 3 देश जो है निम्न मध्य आय वर्ग से उच्च आय वर्ग में शामिल हुए, उच्च मध्य वर्ग में शामिल हुए हैं, जिसमें यूक्रेन है, ईरान है और अल्जीरिया है। 3 देश हैं, ठीक है। तो हमें उस वाले पहलू को नहीं, हमें इस वाले पहलू को समझे कि रूस के साथ ऐसा क्या हुआ है कि 2.5 साल से प्रतिबंध लगा है, इतना हैवी प्रतिबंध लगा है, इसके बावजूद भी रूस की अर्थव्यवस्था में ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देखिए चर्चा में क्यों है। अगर किसी से पूछे कि रूस की अर्थव्यवस्था पश्चिमी, यानी जो बड़े पैमाने पर जो प्रतिबंध लगा है, ये कई देशों पर प्रतिबंध लगा है, वेनेजुएला में लगा है, क्यूबा पे लगा है, ईरान में लगा है, और उन सब की स्थिति खराब हो गई है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर रूस पे प्रतिबंध लगने के बावजूद भी रूस की क्या स्थिति है पूछा जाए, तो वैश्विक आंकड़े बता रहे हैं कि रूस की तो बल्ले बल्ले है। रूस तो 2014 में जो उच्च आय वाले देश से बाहर हट गया था, यानी विकसित देश का तमगा उससे छीन लिया गया था, अब पुनः 10 साल बाद वो पुनः ही उस तमगे को हासिल कर लिया है। अब चाहे आप कितना कहते रहो आईएमएफ इस तरह जैसे पश्चिमी मानसिकता कि ये शॉर्ट टर्म है, ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता है कि 2.5 साल के उसने अपने युद्धकाल में रूस में इस समय बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, ठीक है।
और ये कौन कह रहा है? इस महीने की शुरुआत में ही विश्व बैंक ने रूस को उच्च मध्य आय वाले देश से उच्च आय वाले देश में अपग्रेड किया है और यह दर्जा उसे आखिरी बार 2014 में मिला था। ऐसा इसलिए ये चर्चा में हो गया है। ठीक है, और ये प्रगति जो देखी गई है, व्यापार में देखी गई है, वित्तीय क्षेत्र में देखी गई है, रूस में जो प्रगति देखी गई है, निर्माण में देखी गई है, और इसके कारण इसके वास्तविक जीडीपी में 3.6% का और नॉमिनल जीडीपी या नाम मात्र के जीडीपी यानी 10.5, इसमें नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड रहता है या बेस इफेक्ट नहीं रहता है। जो इस साल मार्केट मूल्य पर जो जीडीपी की गणना की जाती है और वास्तविक जीडीपी जो किसी बेस ईयर पे की जाती है, अमूमन उसमें एक तरह से होता है कि जो एक्चुअल में जो वृद्धि होती है उसको हम अनुमान बनाते हैं। ठीक है, और यह सुधार युद्ध अर्थव्यवस्था के कारण है और अधिकांश विशेषज्ञों के अनुसार इसके बने रहने की संभावना नहीं है। विश्व बैंक ने भी 8 जुलाई को कहा है कि रूस में आर्थिक गतिविधि 2013 में सैन्य संबंधी गतिविधियों में बड़ी वृद्धि के कारण हो रही है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं वो तो है ही है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय के आय के आधार पर रूस की स्थिति, अगर हम विश्व बैंक का जो भाई हालिया आंकड़ा आया है जो अभी महीने की शुरुआत में 2024-25 के लिए, देखिए इन्होंने बांटा है कंट्री को, पूरे मैप को देख लिया जाए। इसमें जो ब्लू कलर है वो सारे उच्च आय वाले देश हैं, डार्क येलो कलर जो है वो उच्च मध्य आय वाले देश हैं, जो पिंकिश कलर है जिसमें इंडिया और बाकी साउथ एशियन कंट्री है वो जो है पिंकिश कलर में है, और रेड जो है निम्न आय वर्ग। ये 4 बार में इसको बांटा गया है। तो अब ये देखिए पूरा रूस यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा ये किस में शामिल हो गया है, ये सब शामिल हो गया है ब्लू में, यानी कि रूस जो है अगर देखा जाए विश्व बैंक सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को ये जो 4 समूहों में बांटता है उसमें उच्च आय वाले देशों के लिए विश्व बैंक ने 2024-25 के वर्गीकरण के लिए $14,005 या उससे अधिक करार दिया था। यानी जो भी देशों की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $14,005 से ज़्यादा है वो देश उच्च आय वाले देश माने जाएंगे। और रूस का देखा जाए अगर आंकड़ा, तो रूस पिछले साल रूस में सकल जो वृद्धि हुई है उसके कारण उसकी जो सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है 14,250 हो गए हैं। इसके कारण रूस उच्च आय वर्ग में शामिल हो गया है। इसके तहत बुल्गारिया और पलाऊ 2 और देश हैं। ये 2 देश भी रूस के साथ उच्च मध्य वर्ग से उच्च आय वाले वर्ग में शामिल हो गए हैं। हालांकि यूक्रेन भी जो इसी के रूस के आक्रमण को झेल रहा है उसमें भी अपग्रेड मिला है, और अल्जीरिया ईरान के साथ वह निम्न मध्य वर्ग से उच्च मध्य वर्ग में उसका ट्रांजिशन हो गया है। तो ये कुछ इसके आंकड़े हैं, क्यों ये ऐसा हो रहा है, यानी रूसी अर्थव्यवस्था लचीलापन दिखा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए कि रूस की अर्थव्यवस्था का लचीलापन कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि ईरान, क्यूबा और उत्तर कोरिया के संयुक्त प्रतिबंधों से भी अधिक व्यक्तिगत प्रतिबंधों के अधीन है रूस, लेकिन वह क्या कर रहा, बेहतर कर रहा है। ठीक है, विश्व बैंक खुद ही उल्लेख कर रहा है कि 2022 में प्रतिबंधों की शुरुआती मंदी प्रभाव के बाद रूसी अर्थव्यवस्था 2023 में विकास की ओर लौट आई है, जिसमें सैन्य खर्च, ऋण विस्तार सहित राजकोषीय प्रोत्साहन और प्रतिबंधों को प्रभावों को सफलतापूर्वक कम करने के सारे जो पहलू इसमें शामिल हैं। अगर देखा जाए और डिटेल में तो G7 देशों और यूरोपीय संघ से व्यापार और वित्त पोषण पर प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप रूस का व्यापार चीन, तुर्की, मध्य एशिया, दक्षिण काकस व्यापार की ओर हो गया है, और साथ ही साथ नए बुनियादी ढांचे में निवेश के कारण ये चीजें दिखाई दे रही है। यानी कि वास्तव में हालात पहले से बेहतर हो गए हैं, यानी पहले के जो रूस के हालात हैं उससे कहीं बेहतर हो गए हैं। रूस का जॉब मार्केट मजबूत हुआ है, बेरोजगारी रिकॉर्ड निचले स्तर पे है, और बढ़ती मजदूरी उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा दे रही है। यानी कि देखा जाए, कई बार होता ना कि युद्ध स्थिति को खराब करती है, लेकिन अगर रूस के संदर्भ में देखा जाए तो युद्ध स्थिति को बढ़ावा भी दे रही। आर्थिक विकास में तो एक तरह से दिख रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध उसके अर्थव्यवस्था या वहाँ के लोगों के जीवन में खुशहाली ला रही है, ऐसी बातें इसमें
दिखाई दे रही है। ठीक है, हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ आशंकाएं हैं, युद्ध चल रहा तो आशंकाएं होंगी, लेकिन वस्तु स्थिति तो अभी ऐसी ही दिखाई दे रही है। और हम ये नहीं कह रहे हैं, ये विश्व बैंक अपने आंकड़ों में कह रहा है और वो खुद भी कह रहा है कि युद्ध के कारण स्थिति बनी हुई है। ऐसा जरा देखें कि रूस पर प्रतिबंध क्यों कारगर नहीं हो रहे हैं, तो उसके पीछे है तेल निर्यात। रूस देखा जाए तो ज़्यादातर मुख्यतः जो है रूस अपने पेट्रोलियम, खनिज संसाधन और रक्षा निर्यात पे निर्भर था। तो तेल निर्यात, ज़्यादातर रूस का तेल जो है यूरोप, पश्चिमी यूरोप के देशों में जाता था। पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध तो लगाए, रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध तो लगाए, लेकिन उस तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जिस तरह से उसने वेनेजुएला और ईरान पे लगाया था। क्योंकि पश्चिमी देशों को ये डर था, और ख़ास तौर से जो बड़े भारत जैसे या और जो देश हैं उनका ये दबाव भी था, क्योंकि अगर रूस पे तेल पर प्रतिबंध लगाया, रूस के तेल का उत्पादन कम हुआ या हुआ, तो पश्चिमी देशों को जो तेल है वो बड़े महंगे दाम पे मिलने लगेंगे। तो वो ऐसा प्रतिबंध लगा रहे थे कि रूस के तेल का उत्पादन कम न हो, बल्कि रूस को जो तेल से आय है वो कम हो जाए। ठीक है, यानी उन्होंने प्राइस कैप लगाया $70 या $60 का, जो धीरे धीरे जो है, तो उसमें देखिए ये है कि पश्चिम ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधों को डिजाइन किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रूस ईंधन का उत्पादन जारी रखे और तेल की कीमतों में कोई महत्वपूर्ण उछाल नहीं आए। ये ध्यान में रखा गया है, क्योंकि फिर उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को सस्टेन भी करना है। ठीक है, साथ ही में पश्चिमी यूरोप के अधिकांश हिस्सों में रूस के तेल के निर्यात, गैस के निर्यात में कमी आई है। तो उसकी भरपाई किसने कर दी है? उसकी भरपाई, क्योंकि अगर ये देखा जाए पश्चिमी यूरोप के तो निर्यात में कमी आई है, लेकिन रूस के ओवरऑल निर्यात में कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि जो तेल पहले यूरोप जाता था अब वही चीन और भारत में अवशोषित हो रहा है। रूस भारत का सबसे मतलब तेल आयातक हो गया है। और अगर देखा जाए तो हमने जिस तरह से तेजी से बढ़ाया, बाद में चीन ने भी उसी तरह से करके अब दोनों देश रूस पर से हैवी तेल ले रहे हैं, और जिसके कारण हमारे लिए तो हमें अब विदेश मंत्री खुद कहते हैं कि रूस से तेल आयात के कारण ही, सस्ते तेल आयात के कारण ही 20 से 22 अरब डॉलर, यानी अगर गुणा करें तो 1,60,000 से 1,70,000 करोड़ रुपए भारत बचा चुका है अपने निर्यात में से, तेल आयात से। ठीक है, ये तो तेल आयात का स्थिति देख ली। दूसरा है अर्थव्यवस्था में निवेश का उच्च दर है। देखिए 2002 से कारपोरेट निवेश में सुधार हुआ, 2023 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 4.5% अंक जो है ये उसके अनुपात में 4.5% जोड़ता है, और ये निवेश रूस की रक्षा और विनिर्माण क्षेत्र में प्रवाहित हो रहे हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था को फिर से तैयार करने के लिए इसे आवश्यक बना दिया गया है। IMF ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कुछ आयातों को घरेलू स्तर पर प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जिसके लेकर विनिर्माण सेक्टर में खासतौर से रक्षा और इस तरह की जरूरी चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और अगर देखा जाए, जैसे इसमें नहीं कहा गया है लेकिन बता रहा हूं कि बहुत सारे जो MNCs हैं वो अभी वेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रतिबंध ढील होगा और फिर वो स्थिति में वहां पे बने रहेंगे। साथ ही साथ घरेलू उपभोग में भी वृद्धि हुई है, निजी उपभोग में रोज जोरदार सुधार हुआ है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 2.9% अंक की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि ऋणों में उछाल, लोगों को खूब बढ़िया ऋण मिल रहा है, एक मजबूत श्रम बाजार द्वारा संचालित है, जिसमें रिकॉर्ड लो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का दर रिकॉर्ड लो है। मौद्रिक प्रोत्साहनों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक सैन्य भर्ती मॉडल को अपनाया गया है, जिसके कारण उपभोक्ता वर्गों में खर्च की जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि वो स्वैच्छिक सेना में वहां जा रहे हैं, अच्छा खासा पा रहे हैं, और इसके कारण वो खर्च में लगातार वृद्धि कर रहे हैं, जिन कारणों से रूस की अर्थव्यवस्था बेहतर बनी हुई है। साथ ही में सरकारी खर्च ने भी विकास में योगदान दिया है। रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 7% तक कर दिया गया है। और इसके साथ साथ रूस में जो आर्थिक दिग्गज हैं उन्होंने प्रतिबंधों के साथ जीने की कला सीख ली है कि कैसे इन चीज़ों को किया जा सकता है। देखिए अभी अगर आप करेंगे कोयले से तेल बनाना, गैस बनाने की जो परंपरा, उसमें साउथ अफ्रीका बहुत आगे था,
क्यों था? क्योंकि साउथ अफ्रीका पर प्रतिबंध लगा था रंग भेद के कारण। तो उसके पास कोयला बहुत था, तो उसने कोयले से गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी सीख ली थी। तो कई बार क्या होता है कि विपरीत परिस्थितियां अगर हमें मजबूत बनाती है आगे ले जाने को, तो कुछ स्थितियां रूस के कारण ये बताया गया है कि किन कारणों से रूस पश्चिम के प्रतिबंधों के बावजूद भी उसने अपने आप को न केवल मजबूत किया है बल्कि पहले से बेहतर स्थिति में है। इसीलिए ये थोड़ी उनकी जो विकास की कहानी, जिसके कारण रूस 2014 में जो उच्च आय वर्ग से नीचे चल गया था उच्च मध्य आय वर्ग में, वह पुनः उच्च आय वाला देश यानी विकसित देश की कैटेगरी में खड़ा हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है संज्ञानात्मक परीक्षण क्या है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति है, लेकिन इनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मान लिया आप कह सकते हो कई बार हास्यास्पद हो जाती है। ज़्यादा नहीं, अभी G7 देशों में ही आप लोगों ने देखा होगा कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, इनको वो इधर इधर ऐसे किसी मीडिया और पत्रकार इधर हैं, वो दूसरी तरफ जो बिडेन ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उनको संभालने की कोशिश कर रही हैं। कई बार मंच पे भी इसी तरह से हो गया है कि ये रास्ता और ये सारी चीज़ें भूल गए हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब इनके नेक टू हेड डिस्कशन हो रहा था, वहाँ भी इनके द्वारा जो है कुछ इस तरह का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप ने इनसे बढ़त बना ली है। और ये सारी चीज़ें हैं जिसके लेकर जो है इनके समर्थक और इनके विरोधी दोनों लोग चाह रहे हैं कि इनका संज्ञानात्मक परीक्षण किया जा सके, किया जाना चाहिए। हालांकि ये उसका विरोध कर रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं कि संज्ञानात्मक परीक्षण क्या है। तो देखिए, 81 वर्षीय जो बिडेन फिटनेस की चिंता के बीच राष्ट्रपति से उनकी मानसिक तीक्ष्णता के स्तर को निर्धारित करने के लिए संज्ञानात्मक परीक्षण कराने की मांग की जा रही है। बिडेन, जिनके बारे में लोगों को माना जाता है कि चूंकि अमेरिका राष्ट्रपति का पद दुनिया का सबसे कहा जाता है कि कठिन काम होता है, उसके लिए इनकी शारीरिक और मानसिक कैसी इनकी ज़रूरत है, उन उम्र के अनुसार इसको ध्यान में रखने की बात की जा रही है। और राष्ट्रपति पद की बहस में बिडेन ने खराब प्रदर्शन के बाद चिंताएं तेजी से बढ़ गई है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में राष्ट्रपति पद पर अपनी बढ़त बना ली है। इसको लेकर ये मांग की जा रही है कि इनका संज्ञानात्मक परीक्षण किया जाए। तो ऐसे में संज्ञानात्मक परीक्षण क्या होता है? तो देखिए, संज्ञानात्मक परीक्षण है हमारे सोचने समझने की क्षमता का परीक्षण करना। किसी चीज़ को हम कितना याद रख पाते हैं, कैसे निर्णय ले पाते हैं, निर्णय सही ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग इथिक्स में भी पढ़ते होंगे, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल का हिस्सा है। सीखने और संज्ञान करने के संज्ञानात्मक या पहचान या हमारा व्यवहार करने की जो चीज़ें होती है, कुछ नेचुरल होती है और कई सारी चीज़ें हम सीखते हैं, लेकिन उसमें कई बार कमियां आ जाती है, जैसे डेमेंशिया हो जाती है, स्यूडो डेमेंशिया हो जाती है, या कोई और सारी चीज़ें होती है जिसमें उम्र, तनाव, अन्य कारण, अन्य कुछ बीमारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके कारण बनाती हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि संज्ञानात्मक परीक्षण यह संज्ञान से जुड़ी हुई यानी कॉग्निटिव या संज्ञान यानी हमारी सोचने समझने की क्षमता से जुड़ी हुई समस्या की जांच करता है। इसमें मस्तिष्क के कार्य जैसे सोचना, सीखना, याद रखना, निर्णय लेना, भाषा का उपयोग करना, ये सब शामिल है। और इसलिए संज्ञान से जुड़ी संज्ञानात्मक समस्याओं को संज्ञानात्मक हानि के रूप में वर्णित किया जाता है। और यह एक परीक्षण होता है, एक संरचित और मान्य प्रक्रिया होती है, जिसमें संज्ञानात्मक कमियों, उनके होने वाले कारणों और विषय के यानी जो जिस व्यक्ति पर परीक्षण किया जाता है उसके मस्तिष्क के उन क्षेत्रों की पहचान करने का प्रयास किया जाता है जिन्हें वे प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम देखा जाए कि इसके लिए जो परीक्षण अपनाया जाता है वो मूलतः एक परीक्षा की तरह है, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक स्मृति, अवधारणा, भाषाकार, गणना करने की क्षमता आदि चीज़ें दी जाती हैं। और इससे पता मतलब वो उस तरह से डिज़ाइन की जाती है, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइकोलॉजी करते हैं कि वो चीज़ें दिमाग के किन किन हिस्सों का काम कौन कौन सा काम करना रहता है, और उस तरह की चीज़ों को टेस्ट कराया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि कौन सा हिस्सा सही है, कौन सा हिस्सा सही नहीं है। परीक्षण के परिणामों के आधार पर इस बात का पता लगाया जाता है कि विषय में यानी जो व्यक्ति है जिसका परीक्षण किया जा रहा है उसमें कॉग्निटिव लॉस है या नहीं है, और अगर उसमें कोई कॉग्निटिव लॉस है तो उसमें फिर व्यवहार चिकित्सा या हस्तक्षेप की चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा के द्वारा उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। यह परीक्षण किसके लिए अनुशंसित है? अगर देखा जाए तो डॉक्टर या विशेषज्ञ बताते हैं कि
जिन लोगों को याददाश्त की कमी है या जिन्हें लगता है कि वो याददाश्त खो रहे हैं या भूलने रहे हैं, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत आ रही है, निर्णय लेने में दिक्कत आ रही है, या जिनका दिमाग उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरह से वो करना चाहिए, वो इस तरह का परीक्षण ले सकते हैं। और ये ये जो परीक्षण है, डॉक्टरों का कहना है कि ये बहुत आम है। जो अगर वो देखा जाए कि जो पेशेंट डिमेंशिया से ग्रसित होते हैं, जिनको लगता है कि उनको जो है क्या उसको बोलते हैं हिंदी में, मनोभ्रंश या डिमेंशिया, उनको मनोभ्रंश है, ऐसा कई लोगों को लगता है। लेकिन कई बार वो मनोभ्रंश न होके छद्म मनोभ्रंश या स्यूडो डिमेंशिया होती है। तो डॉक्टर लोग इसको दूर करने, मनोभ्रंश या डिमेंशिया या स्यूडो डिमेंशिया से, डिमेंशिया माने भूलने की बीमारी, नहीं देखते हैं किसी फिल्म में काजल थी, वो भूल गई थी, या और भी सारे, तो उसको कैसे पहचाना जाए कि डिमेंशिया है या स्यूडो डिमेंशिया है, डॉक्टर लोग इसी कॉग्निटिव टेस्ट का प्रयोग करते हैं। और ये बिल्कुल आम बात है। वो ऐसे जो भी बहुत खूब करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी चीज़ है। और इसके बाद अगर कुछ लगता है तो वो इसके बाद वो हस्तक्षेप, यानी कैसे उसको कैसे ठीक करना है, बिहेवियर थेरेपी देनी है या कुछ और देना है, इसके लिए सुझाव देते हैं। क्या यह परीक्षण विशेष रूप से वृद्ध लोगों के लिए है? बिल्कुल है। वृद्ध लोगों में ये समस्याएं ज़्यादा दिखी जाती है, लेकिन ये केवल वृद्ध लोगों के लिए नहीं है। देखिए, विशेषज्ञ कहते हैं कि संज्ञानात्मक में गिरावट उम्र के एक महत्वपूर्ण कारक है, और 60 के बाद के दशक में मनोभ्रंश या जो डिमेंशिया का जोखिम बढ़ जाता है या कॉग्निटिव लॉसेस का बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं साठा पाठा, सठिया गए हैं, ये सब जो कहावत है ना, तो वही है कि 60 साल की उम्र के बाद ये चीज़ें धीरे धीरे जो है प्रभावित होने लगती है, और 75 साल के बाद तो स्थिति और चिंताग्रस्त हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि इस पर 75 साल की उम्र पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद कुछ युवा लोग तनाव, अधिक काम और या मल्टीटास्किंग जो करते हैं, उनको भी ये समस्या हो सकती है, और उनके लिए भी ये जो है प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ऐसे में विशेषज्ञ कहते हैं कि जो बिडेन की अवस्था 81 साल की हो गई है और कुछ इस तरह के लक्षण वो दिखा रहे हैं, इसलिए उनको संज्ञानात्मक हानि का जो जोखिम है उसके बारे में विश्लेषण करना चाहिए, यानी उनका कॉग्निटिव टेस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन जो बिडेन का कहना है कि वो किसी भी तरह की न्यूरोमेडिकल जांच से वो नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि न वो कराना चाहते हैं, न उसकी परिणाम को जनता के सामने लाना चाहते हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होना और उसमें विजयी हासिल करना ही उनका अपना कॉग्निटिव टेस्ट होगा। ठीक है, तो अब जो भी होगा देखा जाएगा। ये थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें थी, इसको मैंने बता दिया। आइए देखते हैं, आरबीआई की एक हाल की रिपोर्ट आई है। इसमें ये बताया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष जो बीता है 31 मार्च 2024 को, यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में जो वित्तीय वर्ष बीता है, उसमें रोजगार की स्थिति बेहतर थी, और पिछले साल से लगभग 6% ज़्यादा रोजगार हुआ है, और 4 करोड़ से ज़्यादा रोजगार का सृजन हुआ है। तो आइए ज़रा हम समझते हैं क्या मामला है। देखिए, चर्चा में क्यों है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2024 तक को समाप्त वित्त वर्ष में देश की रोजगार दर 2022-23 के 3.2% की वृद्धि से 6% बढ़ी है। यानी 2022-23 में जो रोजगार में वृद्धि दर पिछले वर्ष की अपेक्षा 3.2% हुई थी, वह इस वर्ष 6% की दर से बढ़ी है। और वित्त वर्ष 2023-24 में देश में रोजगार 4 करोड़ 67 लाख बढ़कर 64 करोड़ 33 लाख हो गया है। 2022-23 में वह 59 करोड़ 67 लाख था, यानी कि 64 करोड़ 33 लाख लोग रोजगार में हैं। ये आंकड़ा ये बताता है। और इसके लिए आरबीआई ने जो उद्योग स्तर पर उत्पादकता मापने के लिए भारत क्लेम्स, के से या सी से पूंजी कैपिटल, एल से श्रम, ई से ऊर्जा, एम से मटेरियल, एस से सर्विसेज डेटाबेस के आधार पे इसको पता किया है। आरबीआई के अगर देखें कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत में रोजगार की स्थिति, तो देखिए आरबीआई कह रहा है कि 2023-24 में कुल रोजगार 643.3 मिलियन या 64 करोड़ 33 लाख था, जबकि वित्त वर्ष में 596.7 मिलियन या 59.67 करोड़ था। यानी इस तरह से देखा जाए तो लगभग 4 करोड़ से ऊपर का जो है ये वृद्धि दर देखा गया है। और ये आरबीआई जो ये डेटा निकालता है वो देश की उत्पादकता और रोजगार के स्तर का अनुमान लगाने के लिए सरकार के राष्ट्रीय खातों और श्रम मंत्रालय के डेटा का उपयोग करता है। इस बार जो डेटा निकाल रहा है ये आरबीआई,
इसमें 8 जुलाई को, इसमें वह कह रहा है कि वह उपलब्ध जानकारी के आधार पर पहली बार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता का अनुमान लगाने का प्रयास किया। पहले सेक्टर वाइज करता था, इस बार कुल लगाने का प्रयास किया है और डेटाबेस में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को शामिल करने वाले 27 उद्योग क्षेत्र शामिल हैं। इसमें व्यापक क्षेत्रीय स्तर, कृषि, विनिर्माण, सेवाएं, अखिल भारतीय स्तर पर भी ये अनुमान का जो है प्रयास करता है। तो आरबीआई क्या कह रहा है कि पिछले साल की अपेक्षा, आरबीआई रिपोर्ट कह रही है कि पिछले साल की अपेक्षा, मतलब 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 यानी जो पिछला वित्तीय वर्ष बीता है 31 मार्च 2024 को, उसमें रोजगार की स्थिति बेहतर थी और पिछले साल की, मतलब उसके पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा ज़्यादा दर से, उसके पिछले वित्तीय वर्ष में 3.2% थी और पिछले वित्तीय वर्ष में 6% की दर से बढ़ रही है। इसी के तरह एक और भी आंकड़े हैं इसमें, अगर आप देखिए तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ठीक है, पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है। यह सांख्यिकी कार्य और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। लेबर फोर्स को लेकर ये आंकड़े अपने आधिकारिक आंकड़े होते हैं। इसमें भी देखिए, अगर ये कह रहा है कि ये तिमाही बुलेटिन के अनुसार मई 2024 में शहरी क्षेत्र में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर जनवरी और मार्च 2023 यानी पिछले जनवरी से मार्च के दौरान 6.8% से घटकर जनवरी मार्च 2024 में 6.7% हो गई है। यानी कि बेरोजगारी दर कहीं न कहीं शहरी क्षेत्रों में घटी है। इसी तरह से अगर महिलाओं के बारे में बताया जाए तो पिछले साल वित्तीय वर्ष में जनवरी मार्च 2023 में 9.2% बेरोजगारी थी, जो जनवरी मार्च 2024 में 8.5% रह गई है, यानी इसमें भी घटा है। साथ ही में शहरी क्षेत्र में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रम बल भागीदारी दर, यानी लेबर फोर्स में कितने लोगों की भागीदारी है, वह 2023 जनवरी मार्च 2023 में 48.5% था, जो कि बढ़ के जनवरी मार्च 2024 में 50.2% हो गया है। यानी कि जो आरबीआई का डेटा है या जो सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय का डेटा है, वो दोनों बताता है कि कहीं न कहीं रोजगार की स्थिति बेहतर है। हालांकि इसके काउंटर में जैसे सिटी बैंक के बारे में और लोग कह रहे हैं कि रोजगार की स्थिति खराब है क्योंकि पूरा चुनाव ही इसी से लड़ा गया है, लेकिन उस दौरान भी ये चीज़ें बता रही है कि रोजगार की स्थिति ठीक थी, अच्छी थी, ऐसा रिपोर्ट में आरबीआई के भी बता रहा है और सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय के बारे में भी बता रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे ना, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे या हमारे वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। जाके अगर आप क्वेश्चन चाहिए तो जाना ही पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बाकी अगर कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई सुझाव हो तो सुझाव दे सकते हैं, किसी और टॉपिक पे डिस्कस कराने की बात चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।